गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली, उसके मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अलग अलग कोशिका झिल्ली के मॉडल प्रस्तुत किए जिसमें उन्होंने कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में बताया। ठीक है, तो जिसमें से 3 मॉडल हमने पढ़ लिए थे। आज अगला मॉडल पढ़ेंगे जो कि है इकाई झिल्ली अवधारणा। तो ये वाला जो मॉडल था वो किसने दिया? रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने। जो रॉबर्टसन थे उन्होंने दिया प्लाज्मा झिल्ली का इकाई झिल्ली अवधारणा या फिर इकाई झिल्ली मॉडल। ठीक है, तो इस मॉडल में उन्होंने बताया कि जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो त्रिपरतीय या फिर 3 परतों के अंदर विभक्त होती है, या फिर इन्होंने त्रिपरतीय संरचना बताई कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो 3 परतों में विभक्त होती है। तो देखो, जब इन परतों को किसी अभिरंजक से अभिरंजित करवाया गया तो उसमें से जो 2 परतें थी वो क्या हुई? गहरे रंग से अभिरंजित हो गई, और जो एक बीच वाली परत थी वो हल्के रंग से अभिरंजित हुई। तो जो 2 गहरे रंग वाली परतें बनी उनको उन्होंने नाम दिया ओस्मियम रागी। ठीक है, और जो दोनों गहरे रंग की परतों के बीच में एक हल्के रंग की परत थी उसको उन्होंने नाम दिया ओस्थिमसे विरागी। ठीक है, जो गहरे रंग वाली परत जो किसकी थी? प्रोटीन्स की बनी हुई थी, उनको नाम दिया ओस्मियम रागी। और जो बीच वाली हल्के रंग की परत थी जो कि लिपिड से बनी हुई थी उसको उन्होंने नाम दिया ओस्थिमसे विरागी। ठीक है, और उन्होंने बताया, रॉबर्टसन ने बताया कि जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है उसका व्यास या फिर उसकी मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जिसमें से जो हमारी प्रोटीन्स की परत होती है, दोनों प्रोटीन्स की परत, उनमें से प्रत्येक की मोटाई होगी 20-20 एंगस्ट्रॉम, और जो बीच वाली लिपिड की परत होगी उसकी जो लंबा मोटाई है वो होगी 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 2 प्रोटीन परतें पाई जाती है और बीच में एक लिपिड की परत पाई जाती है जो कि क्या होती है? द्विआण्विक होती है, मतलब कि उसमें लिपिड के 2 अणु पाए जाते हैं। तो देखो, अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि कैसे उन्होंने समझाया इकाई कला मॉडल को। तो ये देखो, ये जो सबसे बाहर वाली परत है ये हो गई हमारी प्रोटीन की परत। ठीक है, ऐसे ही इस वाली साइड भी बना देंगे क्योंकि प्रोटीन की उन्होंने बताया कि जो हमारी कोशिका झिल्ली है उसके अंदर प्रोटीन्स की 2 परत पाई जाती है। ठीक है, तो ये दोनों किनारों पे हम प्रोटीन्स की 2 परत बना देंगे, ये हो गई। और बीच में उन्होंने बताया कि जो लिपिड होता है उसमें भी कौन से? जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उनकी एक द्विआण्विक परत पाई जाती है, तो ये हम बना देंगे लिपिड्स की परत। ये देखो इस प्रकार। वैसे ही इस वाली साइड भी बना देंगे। ये बीच वाली दोनों परतें किसकी है? लिपिड की, जो कि लिपिड की द्विआण्विक परत है, मतलब कि इसमें जो लिपिड पाया जाएगा उसमें लिपिड के 2 अणु पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ फिर लिपिड के जो 2 अणु है वो उपस्थित होंगे। तो देखो, ये वाले थोड़ी ऊपर बना देते प्रोटीन वाली परत। तो देखो, ये दोनों हो गए लिपिड की परत, मतलब लिपिड की एक परत है पर वो द्विआण्विक है क्योंकि उसमें लिपिड के 2 अणु पाए जाते हैं। और ये हमने बाहर की तरफ बना दी प्रोटीन की परत। ठीक है, तो ये देखो, ये दोनों जो बाहर वाली परतें हैं ये किसकी परत हो गई? प्रोटीन्स की। ठीक है, ये दोनों हो गई प्रोटीन की परत, प्रोटीन स्तर हो गया ये। और ये जो आपको बीच में 2 संरचनाएं दिख रही है या जो 2 परतें दिख रही है ये क्या है? लिपिड की एक ही परत है, लेकिन इसमें क्या है? लिपिड के 2 अणु प्रेजेंट है, इसलिए ये 2 अलग अलग दिखाई दे रही है। तो ये वाली परत और जो ये वाली परत है ये दोनों हो गई लिपिड की परत। ठीक है, उसके बाद में जो ये लिपिड के अणु हो गए, ये जो ऊपर वाला सिरा आपको दिखाई दे रहा है ये होगा जल रागी सिरा, क्योंकि ये क्या करेगा? जल के साथ अभिक्रिया कर सकेगा। ठीक है, और ये जो लंबा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये होगा लिपिड का जल विरागी सिरा। ठीक है, तो देखो इस प्रकार जो रॉबर्टसन है उन्होंने बताया कि जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो त्रिस्तरीय या फिर 3 परतों से मिलकर बनी रहती है, जिसमें से जो 2 परत होती है, जो सबसे ऊपर और नीचे वाली जो 2 परतें होगी वो क्या होगी? प्रोटीन की बनी हुई होगी,
और जो बीच वाली परत पाई जाएगी वो होगी लिपिड की द्विआण्विक परत, मतलब कि उसमें क्या होगा, उस वाली परत में लिपिड के 2 अणु प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो लिपिड है उसका भी एक जल रागी सिरा होगा और दूसरा जल विरागी सिरा होगा। जो जल रागी सिरा होगा वो क्या करेगा, जल के साथ अच्छे से अभिक्रिया कर सकेगा, और जो जल विरागी सिरा होगा वो क्या होगा, जो जल है उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा। तो इस प्रकार जो हमारी कोशिका झिल्ली है उसका त्रिस्तरीय मॉडल या त्रिपरतीय मॉडल किसने दिया, रॉबर्टसन ने अपनी इकाई झिल्ली अवधारणा के अंदर इसको बताया, ठीक है। अब जो लास्ट मॉडल दिया गया वो था तरल मोज़ेक मॉडल, और ये वाला जो मॉडल है वो क्या है, सबसे ज्यादा मान्य मॉडल है कि जो कोशिका झिल्ली की संरचना होती है वो लगभग इसी मॉडल के आधार पर जो संरचना दी गई उसी को सबसे ज्यादा सत्य माना जाता है। तो देखो तरल मोज़ेक मॉडल जो है वो कौन से वैज्ञानिकों ने दिया, सबसे पहले सिंगन और निकलसन। सिंगन और निकलसन नामक 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने बताया कि जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है वो क्या है, प्रोटीन और लिपिड दोनों अणुओं की मिलकर बनी होती है। जब हमने स्टार्टिंग में कोशिका झिल्ली की संरचना के मॉडल पढ़े थे तो उनमें जो सबसे पहला मॉडल था उस मॉडल के अनुसार क्या था कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो केवल और केवल लिपिड्स के बने होते हैं, लेकिन उसके बाद जितने भी मॉडल प्रस्तुत किए उन सभी में यही बताया गया कि जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड्स दोनों प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी रह होती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ने बताया कि प्रोटीन का प्रतिशत ज्यादा होता है कोशिका झिल्ली में, और कुछ ने बताया कि लिपिड्स का जो प्रतिशत है वो कोशिका झिल्ली में ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो तरल मोज़ेक मॉडल दिया गया जो कि सबसे ज्यादा मान्य है उसमें भी यही बताया गया कि जो हमारी कोशिका झिल्ली होगी वो प्रोटीन और लिपिड दोनों प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी होगी, और जो लिपिड होंगे वो भी कौन से पाए जाएंगे, उसमें सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो लिपिड पाए जाएंगे कोशिका झिल्ली में उनकी क्या है, 2 परतें पाई जाएगी, या फिर जो लिपिड है वो क्या 2 परतों के रूप में पाए जाएंगे, ठीक है। और जो ये लिपिड है या फिर ये जो लिपिड अणु है वो आपस में मिलकर क्या करेंगे, अर्ध तरल संरचना का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण, अर्ध तरल संरचना, ठीक है। जो क्या करेंगे, जो ये अर्ध तरल संरचना होगी इसमें क्या होगा कि जो हमारे समाकल प्रोटीन है जो मोज़ेक की भांति दिखाई रहते हैं वो क्या करेंगे, इस कोशिका झिल्ली के जो लिपिड अणु है उसके अंदर की तरफ धसे हुए पाए जाएंगे, ठीक है। और ये जो लिपिड अणु इसमें प्रोटीन में मोज़ेक की भांति धसे हुए पाए जाएंगे, तो वो जो अणु है वो क्या है, एक जगह या फिर अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहते या फिर फिक्स नहीं रहते हैं, बल्कि गति करते रहते हैं, ठीक है। कौन सी गति, स्थानांतरण गति, ठीक है। तो देखो फिर से समझते हैं कि जो तरल मोज़ेक मॉडल है उसमें क्या बताया गया कि जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन और लिपिड दोनों प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी होगी, और लिपिड भी कौन से सबसे ज्यादा कौन से लिपिड पाए जाएंगे उसमें, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब जो लिपिड होंगे उनकी क्या है, 2 परतें पाई जाएगी, ठीक है। और वो 2 परतें क्या करेगी, एक अर्ध तरल संरचना का निर्माण करेगी। अर्ध तरल संरचना मतलब कि थोड़ी ठोस और थोड़ी तरल प्रकार की संरचना, ठीक है। तो जो लिपिड अणु है या फिर जो लिपिड अणुओं की दोनों परतें हैं वो क्या करती है, अर्ध तरल संरचना का निर्माण करती है। अब जो ये अर्ध तरल संरचना है, अर्ध तरल संरचना किसकी बनी हुई, लिपिड की बनी हुई, और लिपिड में क्या होगा कि जो ये समाकल प्रोटीन है वो मोज़ेक की भांति इसमें धसे रहते हैं, मतलब कि जो लिपिड अणुओं की अर्ध तरल संरचना है उसके अंदर जो समाकल प्रोटीन या फिर जो प्रोटीन कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाएंगे वो मोज़ेक की भांति इस अर्ध तरल संरचना के अंदर धसे हुए पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो ये प्रोटीन है या फिर जो ये लिपिड है वो भी क्या करते हैं कि एक जगह पे या फिर इनकी जैसे जिस जगह पे ये धसे हुए पाए जाएंगे केवल उसी जगह पे ये स्थिर नहीं रहते हैं, बार बार क्या करते हैं कि ये गति करते रहते हैं जिससे इनकी जो जगह है वो चेंज होती रहती है, और इस गति को हम बोलते हैं स्थानांतरण गति, ठीक है। अब जो ये स्थानांतरण गतियां हैं ये भी आगे चल के क्या है 4 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी, सबसे पहले अंत आणविक गति, मतलब कि जो इन्हीं प्रकार के दूसरे अणु होंगे ये इनके साथ गति करते रहते हैं। दूसरी अपनी अक्ष पर घूमना, मतलब कि वो जो एक अणु होगा जो गति करता है वो क्या करेगा, पृथ्वी की तरह अपने ही अक्ष पे घूमता रहेगा। अगला जो लिपिड के एक स्तर से दूसरे स्तर में गति रहते हैं, मतलब कि प्रोटीन है वो लिपिड के अंदर धसे हुए पाए जाएंगे, तो वो जो प्रोटीन है वो लिपिड
अभी हमने क्या पढ़ा कि लिपिड के दो परत या फिर दो स्तर पाए जाएंगे। तो प्रोटीन, वो जो प्रोटीन इसमें धसे हैं वो क्या करेंगे, एक बार लिपिड की पहली परत में है और फिर बाद में क्या करेंगे, गति करते हुए लिपिड की दूसरी परत में पहुंच जाएंगे। मतलब इस तरह ये लिपिड के एक स्तर से दूसरे स्तर में भी गति करते रहते हैं। और लास्ट वाली गति क्या है, तीव्रता के साथ पार्श्वता विसरण। मतलब कि अगर दूसरी जगह पे इनकी सांद्रता ज्यादा होगी तो ये, मतलब एक जगह पे इनकी सांद्रता ज्यादा है और दूसरी जगह पे कम है, तो ये क्या करेंगे, अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेंगे। इसी को हम बोलते हैं विसरण गति। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा तरल मोजेक मॉडल, जो कि किसने दिया था, सिंगन और निकलसन ने। ठीक है, तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, कोशिका झिल्ली की जो संरचना होती है उसके दो मॉडल पढ़े, पहला इकाई झिल्ली अवधारणा और दूसरा तरल मोजेक मॉडल। जिसमें से जो इकाई झिल्ली अवधारणा वो किसने दी थी, रॉबर्टसन ने। ठीक है, और रॉबर्टसन ने बताया कि जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है वो तीन स्तरीय या फिर तीन परतों की मिलकर बनी होती है, जिसमें प्रोटीन और लिपिड दोनों प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। जिसमें से जब इस कोशिका झिल्ली है इसको क्या किया गया, अभिरंजकों से अभिरंजित करवाया गया, तो उसमें तीन परतें प्राप्त हुई। जिसमें से जो दो परतें थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा, मतलब कि ज्यादा मात्रा में अभिरंजित हो गई थी या फिर गहरे रंग की थी। तो वो वाली परतें जो कि गहरे रंग की थी उनको उन्होंने बताया कि ये है प्रोटीन स्तर। ठीक है, दो प्रोटीन स्तर, और एक परत जो कि उन दोनों या फिर दोनों जो प्रोटीन स्तर थे उनके बीच में पाई गई थी। ठीक है, और वो स्तर क्या है, थोड़ी हल्की अभिरंजित हुई थी, तो उसको इन्होंने बताया लिपिड स्तर। तो जो प्रोटीन स्तर थी, जो गहरे रंग की परत थी, उनको नाम दिया गया ऑस्मियम रागी, और जो बीच वाली हल्के रंग की परत थी या फिर जो लिपिड की परत थी उसको नाम दिया गया ओस्थिमस विरागी। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है उसकी मोटाई कितनी होगी, 75 एंगस्ट्रॉम, और इसमें जो दो प्रोटीन परतें पाई जाएगी उनमें से प्रत्येक की मोटाई होगी 20 एंगस्ट्रॉम, और जो लिपिड वाली परत पाई जाएगी उसकी मोटाई होगी 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो बीच लिपिड की परत पाई जाती है, जो कि दोनों प्रोटीन स्तर के बीच में पाई जाती है, वो द्विआण्विक परत पाई जाती है, मतलब कि इसमें लिपिड के दो अणु प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखो, इस डायग्राम की मदद से हम समझ सकते हैं कि हमारी जो कोशिका झिल्ली है उसकी संरचना किस प्रकार होगी। ये देखो, ये जो सबसे ऊपर वाली परत है और सबसे नीचे वाली, ये दोनों हो गई प्रोटीन की परतें। इनके बीच में पाई जाएगी लिपिड की परतें, जो कि है द्विआण्विक स्तर की परतें। ठीक है, और लिपिड में भी दो पार्ट पाए जाएंगे, इनका जल रागी सिरा और जल विरागी सिरा। उसके बाद में आया कोशिका झिल्ली की संरचना का तरल मोजेक मॉडल, जो कि कोशिका झिल्ली की संरचना का सबसे मान्य मॉडल है। और ये मॉडल किसने दिया, सिंगन तथा निकलसन ने। उन्होंने भी यही बताया कि जो हमारी कोशिका झिल्ली है उसमें दो प्रकार के अणु पाए जाते हैं, प्रोटीन्स भी पाए जाएंगे और लिपिड्स भी पाए जाएंगे। ठीक है, और लिपिड्स में भी सबसे ज्यादा कौन से, फोस्फोलिपिड पाए जाएंगे। उसके बाद जो लिपिड पाए जाएंगे उनकी दो परतें होगी, और ये दोनों परतें आपस में मिलकर क्या करेगी, एक अर्धतरल संरचना का निर्माण करेगी। और उस अर्धतरल संरचना के अंदर जो प्रोटीन कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, जिनको हम क्या बोलेंगे, समाकल प्रोटीन, वो जो समाकल प्रोटीन है वो मोजेक की भांति भीतर, मतलब इन परतों के अंदर की ओर धसे रहते हैं। और ये जब इन परतों के अंदर धसे रहते हैं तो भी क्या करते हैं, एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं या फिर फिक्स नहीं रहते हैं, बल्कि क्या है, गति करते रहते हैं। और इनकी इस गति को नाम दिया गया स्थानांतरण गति। अब जो ये स्थानांतरण गति है ये भी क्या होती है, चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी, सबसे पहली अंतः आणविक गति, मतलब कि प्रोटीन के जो अणु है वो एक दूसरे की तरफ गति करते हैं। दूसरी, अपने अक्ष पर घूमता, क्योंकि जो प्रोटीन के अणु होंगे वो अपने अक्ष पर घूमेंगे। तीसरी, लिपिड के एक स्तर से दूसरे स्तर में गति करते रहते हैं, क्योंकि इसमें ये जो संरचना बताई गई थी इसमें लिपिड के दो स्तर बताए गए थे। तो जो प्रोटीन अणु इसके अंदर धसे रहते हैं वो लिपिड की एक स्तर से दूसरे स्तर के अंदर भी गति करते रहते हैं। अगली और लास्ट, तीव्रता के साथ पार्श्वता विसरण, मतलब कि विसरण द्वारा ये क्या करते हैं, अपनी अधिक सांद्रता से अपनी निम्न सांद्रता की ओर प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये आपके सारे के सारे हो गए कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में जितने भी मॉडल दिए गए थे वो आपके सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारी कोशिका झिल्ली है उसके कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला कार्य है पदार्थों के आदान प्रदान का नियंत्रण। तो जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो क्या है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में या फिर एक चयनात्मक झिल्ली के रूप में कार्य करती रहती है। वो क्या करती है कि जिन पदार्थों की कोशिका को आवश्यकता है उन पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है, और जो पदार्थ कोशिका के लिए हानिकारक है उनको क्या करती है, कोशिका झिल्ली अपने में से बाहर निकाल देती है। इस प्रकार जो कोशिका झिल्ली है वो तत्वों का या फिर जो पदार्थ होते हैं
उनके आदान प्रदान का कार्य भी करती है। अगला कार्य है कोशिका झिल्ली का आयनों की सांद्रता का रख रखाव। अगर मतलब मान लो कोशिका झिल्ली के अंदर आयनों की सांद्रता जैसे कि पोटेशियम आयन या फिर सोडियम आयन, उनकी सांद्रता ज्यादा हो गई तो वो क्या करेगी, उन आयनों को कोशिका से बाहर निकाल देगी जहां पे उनकी सांद्रता कम है। या फिर अगर कोशिका के बाहर आयनों की सांद्रता ज्यादा है तो वो क्या करेगी, उन आयनों को अपने अंदर प्रवेश करा देगी, जिससे जो उनकी सांद्रता है वो संतुलित हो जाएगी, या फिर दोनों तरफ क्या है जो आयन है वो संतुलित मात्रा में स्थापित हो जाएंगे। ठीक है। अगला है यांत्रिक आधार। तो जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो क्या करती है, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनको यांत्रिक आधार या उनकी जो बाह्य संरचना है उसको बनाए रखती है, उसकी संरचना को बनाए रखने में भी सहायता करती है। अगला हॉर्मोन्स का अभिग्रहण। तो जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है उस पे क्या है, विशिष्ट ग्राही स्थान पाए जाते हैं, और वो ग्राही स्थान किसके लिए होते हैं, हॉर्मोन्स के लिए। ठीक है। अगला है कोशिकीय असंजन, मतलब कि जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से आपस में किससे जुड़ी रहती है, कोशिका कला से या फिर कोशिका झिल्ली से। तो इस प्रकार जो हमारी कोशिका झिल्ली है उसके 5 कार्य होते हैं। कौन कौन से, एक तो वो पदार्थों का आदान प्रदान, मतलब पदार्थों के आदान प्रदान का नियंत्रण रखती है। दूसरा, आयनों की सांद्रता को संतुलित करती है, कोशिका को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। ठीक है। और क्या है, जो हमारे हॉर्मोन्स का अभिग्रहण करती है, और कोशिकीय असंजन मतलब कि कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखने का कार्य करती है। तो यहाँ पे आपकी जो कोशिका झिल्ली है वो टॉपिक पूरा हो गया। ठीक है। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिका के जो अन्य कोशिकांग हैं या फिर कल हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही।